पहले आप सभी को विवेकानंद कोचिंग में स्वागत है। और आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे ये सभी 12th के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं। तो थोड़ा हम आज के इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश के ऊपर कि क्या क्या कमज़ोरियाँ जो है वो है और क्या क्या करना चाहिए इस समय, इस लास्ट समय में हमें क्या क्या करना चाहिए, इंग्लिश के ऊपर क्या क्या काम करना चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है। तो और सभी स्टूडेंट्सों से भी पूछेंगे कि क्या कमियां हैं, किस टॉपिक में किस तरह से कमी है और इस लास्ट समय में हमें क्या करना चाहिए इंग्लिश के ऊपर, और इंग्लिश में कैसे करके प्रिपेयर्ड होकर के हम लोग को जाना है एग्ज़ाम हॉल में, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्ति कर सकेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आपके जो भी अगर स्टूडेंट्स हो, कोई भी अगर आपके सहपाठी हो तो वहाँ तक ज़रूर इसको वीडियो को शेयर करें, जिससे उनका जो इंग्लिश का पेपर है वो बहुत बेहतर तरीके से उनका एग्ज़ाम जाए और अच्छे मार्क्स प्राप्ति कर पाए बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2023 में। तो चलिए हम एक एक स्टूडेंट से बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग सेट बनाए हो ना? लगभग सेट कितने सेट बनाए हो? 3-4 सेट बन चुका है। तो इन 3-4 सेटों में जो 50 ऑब्जेक्टिव की संख्या 50 था ना, ऑब्जेक्टिव संख्या 50, तो 50 में से जो 30 प्लस वाले हैं वो पहले हाथ उठाएंगे कि 30 प्लस जो आप गॉट कर पाए हैं। हाथ उठाइए जो 30 प्लस आप सभी सेटों में एवरेज, ये नहीं कि एक में आ गया और बाकी में नहीं आ पा रहा है, तो ये नहीं। कितना? 40 प्लस। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन 30 प्लस एवरेज हम कम से कम 30 लेके चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कम से कम जो 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव के, उसमें हम लोगों को कम से कम जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 30 प्लस होना चाहिए। ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ से अगर आप करोगे तो आप आसानी पूर्वक अच्छे अंक जो है वो प्राप्ति कर सकेंगे, लेकिन 30 प्लस मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। तो 30 से कम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हाथ उठाएंगे। 30 से कम वाले स्टूडेंट हाथ उठाइए। 30 कम, ये सभी स्टूडेंट को 30 कम आए हैं। तो हम एक एक से बात करेंगे कि क्या रीज़न है और किस टॉपिक में कैसे काम किया जाए। हम बात एक एक से क्वेश्चन करेंगे जिन्हें 30 से कम आ रहा है। चलिए उठिएगा गोलू जी। तो आपको इंग्लिश में 50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 जो बनाना होता है उसमें मात्र 30 से कम आ रहा है मार्क्स। अच्छा, रीज़न क्या है और क्या कारण है, थोड़ा बताइएगा। किस पार्ट में आपको कम आ रहा है? भाई जी टेंस में। टेंस में और टेंस भर मतलब ग्रामर में, यानी कहने का मतलब। और इधर वाला ये क्या कहते हैं, किताब बुक्स वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें कितना आ जाता है, कितना मारते हो? उसमें भाई जी 30 में 28-27 आ 28-27 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बैठिए। मैंने इनसे क्वेश्चन किया तो इनका क्वेश्चन ये है कि सर जी ग्रामर में थोड़ा वीक है, आ रहा है। वैसे तो सबसे पहले हम आप लोगों को सलाह देंगे यहाँ पे कि जब आपके पास इंग्लिश का पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो जो क्वेश्चंस की संख्या है वो है 40। तो 40 क्वेश्चन की संख्या में जो ये क्वेश्चन जो है वो आपके बुक से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी आप लोगों ने जो समरी पढ़ा है, जो बुक्स को पढ़ा है, जो आपने लेखकों के बारे में पढ़ा है, जो राइटर जो लिखे होते हैं जिस टॉपिक्स के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो समरी आपने बुकों का पढ़ा है, प्रोज पोएट्री का, उन सब से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। अगर जैसे कि मैं मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का अगर मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है, किसी भी हिंदी में ही अगर किसी चीज़ का स्टोरी अगर बता रहा हूँ, तो स्टोरी के बाद बताने के बाद आपसे हिंदी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आप आंसर आसानी पूर्वक बता पाओगे। ठीक है, तो वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले
पहले आप लोगों को क्या करना है, जब आपके, क्योंकि ऑफलाइन मोड के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, तो जब ऑफलाइन मोड के एग्ज़ाम होगा तो उसमें हमें क्या करना है, 40 क्वेश्चन में जो बुक्स के 40 क्वेश्चंस होंगे उनमें से आप लोगों को सबसे पहले बनाना है, टच जो करना है वो 40 में से मिनिमम जो है आप कम से कम 30 या 32 क्वेश्चन को कलेक्ट कर लीजिए। जो नॉर्मली 10 क्वेश्चन छोड़ने वाले होंगे और लगभग 30 क्वेश्चन जो हैं वो बनाने वाले होंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन को आप सबसे पहले वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे नहीं, वीडियो बन रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। बचा आप इधर कितना, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चंस में से हम लोगों को चुनना, अब कितना क्वेश्चन को चुनना है, अगर मात्र 20 क्वेश्चन, अगर मान के चलते हैं कि 50% ही क्वेश्चन उधर से बन पाया, 25 क्वेश्चन अगर किताब से बन पाया है, तो भी आपके पास 25 क्वेश्चन आपको मात्र ग्रामर की तरफ से बनाना है, ठीक है। अब ग्रामर में हमें किन किन टॉपिक पे, ठीक है, एक बच्चे का आया कि सर जी टेंस ये वो, ठीक है, और कोई थे जो 30 से कम मार्क्स आया था, कौन हाथ उठाए थे, बताइए कि क्या कहाँ पे आपको कम आ रहा है, ये बताइए कौन से पार्ट में, वॉइस और प्रीपोजिशन में। वॉइस और प्रीपोजिशन, ठीक है। और आपका साइनोनेम्स उल्टोनेम्स। साइनोनेम्स एंटोनेम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो भी आपको कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ता है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन छोड़ देने से आप उसको रिस्क ही मत लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या देखो, हमें क्वेश्चन के साथ लड़ना नहीं है, जिस क्वेश्चन में लगे आपको कि पूर्ण रूप से ये कॉन्फिडेंस है जिस क्वेश्चन को करने में, उसी क्वेश्चन को आपको टच करना है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं है कि शुरू में जो क्वेश्चन आया उसी को बनाना है आपको। आपके पास जो 100 क्वेश्चन होगा उसमें से कहीं से भी आप 50 क्वेश्चन को आपको कलेक्ट करना है, तो हमें साइनो और एंटो है उस पार्ट को छोड़ दो, क्या दिक्कत है, बाकी में तो आपको आसानी पूर्वक, ठीक है, कर सकते हैं। और कौन बोले थे, आप बताइएगा कहाँ पे, बुक से और प्रोपोजिशन दोनों से थोड़ा बुक से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, बुक से प्रॉब्लम, उसका भी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोपोजिशन से। ओके, और कोई है, और कोई, हाँ बताइए। वॉइस से। वॉइस से एक का आया टेंस, दूसरे का आया वॉइस, तीसरे का आया प्रीपोजिशन, चौथे का आया साइनो एंटो। और किसी को प्रॉब्लम है, बुक से भी आ रहा है, अच्छा, और इधर से कौन कौन हाथ उठाए थे, देखिए उस पर काम करेंगे और आपको टिप्स भी बताएंगे क्या करना है आप लोगों को, बताइए। बुक से भैया। बुक से, और किसी का, बोलिए। बुक से प्रॉब्लम आ रहा है सबका ऑब्जेक्टिव, और किसी को दिक्कत है, बोलिए। कहाँ से? बुक से। और किसी को प्रॉब्लम है, नहीं, चलिए हम बुक से प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो बुक से हमें क्या करना चाहिए, इस समय हमें क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, एक एक क्वेश्चनों का आंसर हम दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ज़्यादातर स्टूडेंट का हमने राय पूछा तो उनमें कह रहे हैं कि बुक से। भाई बुक से अगर समस्या आ रहा है तो आपको, जो आपने पूरे क्लास अगर आप किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो भी मैं कहूँगा आप लोगों को कि देखिए, लास्ट टाइम में इंग्लिश के समय में हम लोगों को एक बार सभी चैप्टरों का समरी जो मैंने लिखाया है, समरी जो है वो ये समराइज़ किया गया है, वो ये सारांश है, सभी पार्टों का ऐसा चीज़ लिया गया है जहाँ से डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके समरी के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाया गया है। तो मैं 28, 29, 30 ये 2 दिन 28, 29 जब आपका टेस्ट भी होगा, 28, 29, 30 में 2-3 दिन में सब ख़त्म भी होगा, तो और उसके बाद लड़की का क्लास चलते रहेगा, आप एग्ज़ाम दे करके भी आ सकते हैं, किसी को किसी भी तरह का परेशानी है आप आकर के पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़के दूसरे ज़िले चल जाएंगे, ज़िले में जाकर के आपका एग्ज़ाम होगा, सेंटर होगा ज़्यादातर, तो आप उधर चले जाइए। बाकी जो भी हैं तो आप लड़कियां आ सकती है, किसी भी तरह का टॉपिक्स पे दिक्कत है तो वो आकर के पूछ करके अपना जो है वो क्वेश्चन का सलूशन करवा सकता है। मैं इंग्लिश पे बार बार फोकस करूँगा। जो अब आपको सबसे पहले किताब में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करो, जो भी समरी लिखाया गया है जितने चैप्टर का, लास्ट टाइम में आसानी पूर्वक आप पढ़ सकते हो, एक बार कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हम करवा भी देंगे 28, 29 को 2 दिन में हम करवा देंगे टेस्ट के आफ्टर। जिसको परेशानी होगा समरी सुन लेगा एक बार,
ठीक है, समरी और साथ साथ राइटर से रिलेटेड जो भी चैप्टर वाइज राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं। और साथ साथ 5-6 क्वेश्चन आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा जा रहा है, जो डायरेक्ट आपके राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। राइटर होते कौन से चीज़ों को लिखा गया है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समरी आपको एक बार क्या करना है, रीडिंग करना है, ध्यान से सुनेंगे पहले। ठीक है, समरी को एक बार अपने से पढ़ लेना है। ठीक है, मैं पढ़ा दिया हूँ, वैसे नहीं दिक्कत हो तो 28 और 29 का क्लास करिए, उसमें मैं 2 दिन में ख़त्म करवा दूंगा आपको दोनों चीज़ का। एक बार करवाने के बाद मेरे द्वारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड करवाया गया है उसका आप लोग करें। ठीक है, एक बार फटाफट जो है वो देख लेना है सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सभी चैप्टर्स में से लगभग 5, 10, 15 क्वेश्चन लगभग मैंने सभी चैप्टर्स में, अगर 15 भी एवरेज लेकर चलते हैं सब चैप्टर में करवाया गया है ना। जिसका छूटा है 28 और 29 का क्लास ज़रूर करें। प्रोज और पोएट्री दोनों का जो है वो ख़त्म करवा दिया जाएगा। ठीक है, फास्ट में एक बार आपके कानों में दे दिया जाएगा, उसके जो है वो आप सुन लेंगे। हिंदी में भी ढंग से मैं जो उसके अंडरस्टैंडिंग पूरा समझा दूंगा एक बार, तो समझाने के बाद जो है जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो आसानी पूर्वक उसमें ऑब्जेक्टिव उम्मीद है कि आप मार पाओगे 100%। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में हमें यही करना चाहिए समरी पे। अब कुछ बच्चों का आ रहा है कि सर जी ग्रामर, तो ग्रामर में मैं 12वीं के बच्चों को सिर्फ इतना कहूँगा, सबसे पहले आप टेंस को करो। टेंस में जो मैंने कोड वर्ड करवाया, आपने अगर क्लास छोड़ा है तो दिक्कत होगा ही। ठीक है, जो क्लास नहीं, जो डेली क्लास कर रहा होगा, जो क्लास नहीं छोड़ा होगा उसको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार टेंस के स्ट्रक्चर को भी देखें, क्योंकि V1 V5 में फ़र्क आपको इतना जानकारी होना चाहिए। V2 क्या होता है ये पता होना चाहिए, मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमें जानकारी होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि टेंस के स्ट्रक्चर को आपके अगर नॉलेज हो जाएगा तो आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। 99% आप ज़्यादातर सटीक मार पाएंगे, कुछ क्वेश्चन को आप ऐसे ही स्ट्रक्चर पर कर लेंगे। दूसरी बातें, जो मेरे द्वारा कुछ कोड वर्ड करवाया गया है, ठीक है, जो टेंस को पकड़ने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे सभी सेट में आता है। जैसे अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वहाँ पे आपने देखा कि जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जैसे यस्टरडे वर्ड है, लास्ट वर्ड है, प्रीवियस वर्ड है, ये सब अगर वर्ड आपको दिख रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब सब्जेक्ट के बाद V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म, उसमें आप टिक करोगे। ठीक है, क्लिक करोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखे कि उसमें टुडे वर्ड है, ठीक है, टुडे वर्ड है, ठीक है, तो वो अक्सर टुडे वाला वर्ड जो होता है वो अक्सर क्या होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई सार्वभौमिक सत्य वाला बातें हैं, तो वो भी अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। या फिर आपको अक्सर ये भी देखोगे कि फिक्स्ड कोई प्लान किया जा रहा है। ठीक है, फिक्स्ड प्लान वाले, जैसे मैंने बार बार रिपीट किया है कि मुख्यमंत्री कल दरभंगा आएंगे, ये फिक्स है। अगर ये इस तरह के सेंटेंसेज है तो वहाँ पे अक्सर ऑप्शन में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ना दिया हो तो प्रेजेंट में आप क्लिक करोगे। ठीक है, समझ गए बातें। तो इस तरह के कुछ सेंटेंस जैसे फॉर और सिंस वाला अक्सर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप क्लिक करोगे, वो प्रेजेंट का ऑप्शन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ऑप्शन देख लेना, अगर हैज बीन है तो आप हैज बीन में कर लो, हैड बीन है पास्ट का तो उसमें क्लिक कर लो, इस तरह से आप कर लोगे। ठीक है, समझिए। कुछ टेंस का मैं कोड वर्ड बता रहा हूँ जहाँ से आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे। अब आपको नॉर्मली इतना तो जानकारी होना ही चाहिए कि इज आर एम के बाद क्या आता है। एक मिनट रुकिएगा, इज आर एम के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगता है? वाज वेयर। वाज वेयर, ठीक है। और V4 इज आर एम और वाज वेयर के बाद ये बोलिए, हम बोल रहे हैं इज आर एम वाज वेयर के बाद कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है? तो कहते हैं वाज वेयर। ठीक है, हंस दी, लेकिन बातों को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्ब का V4। अच्छा, V4 का 1-2 एग्जाम्पल दीजिए। तो V4 का 1-2 एग्जाम्पल दीजिए। V4 है ये, जैसे रीडिंग बिल्कुल बोलिए। बुक्स बुक्स रीडिंग तो बोली, ठीक है, और बोलो। रनिंग ठीक है, जोर से बोलो ना, खा के नहीं आई है, बोलो जोर से।
ठीक है, तो इन्होंने कहा रीडिंग और रनिंग, बिल्कुल सही है, V4 है। ठीक है, हाँ, थोड़ा हंसने पे कंट्रोल और बातों को समझिए। तो इज, आर, एम और वाज, वेयर, ये सब अगर होगा या सेल बी या विल बी, इनके बाद वर्ब का चौथा रूप आता है। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। दूसरा समझिएगा, अब मैं बात कर रहा हूँ हैज, हैव, हैड, ठीक है, और विल हैव और शैल हैव। इनके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आएगा? तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो आप एक दो एग्जाम्पल बताइए वर्ब तीसरा फॉर्म का। जैसे बोलिए। ठीक है, आप बता सकते हैं। जैसे टेन और गॉन, जी, वेंट, वेंट नहीं गॉन, और कोई बताएगा वर्ब तीसरे फॉर्म का? बताइए तो, वर्ब तीसरे फॉर्म का बताओ। वर्ब का तीसरा फॉर्म में दो चार एग्जांपल बोलो। इटेन, वेंट, वेंट, रिटन, बोलने दो। और आप बोलिए तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, दो चार पाँच। गॉन, और कैम, कैम, कट का V3 कट। देखिए क्या कहते हैं, कम, कैम कम होता है, तीसरा फॉर्म कम में होता है, और कैम जो है वो V2 है। अब नॉर्मल 10-15 में से रहता है, नॉर्मल जो आप बार बार सुने होंगे। ठीक है, मैं रिपीट भी करता हूँ। या तो आपको गो से रिलेटेड, गो, वेंट, गॉन, अब इतना आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत तो होगा ही। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा आपका ज़्यादातर सी, सॉ, सीन, इससे रिलेटेड अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। लुक्ड, ये भी हो सकता है। राइट, रोट, रिटन भी होगा। ये सब अक्सर सेंटेंस पूछे जाते हैं, समझ गए हैं। तो इतना आपको कम से कम नॉर्मली याद होना चाहिए। मैंने अभी कहा है, एक मिनट सुनिएगा, समझिएगा। अभी हम पूछ रहे हैं हैज, हैव और हैड, इनके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? बताइए। हैज, हैव और हैड, इसके बाद वर्ब का कौन सा रूप लगता है? अभी हमने बताया है। अगर आप सुन रहे होंगे तो आसानी पूर्वक बोल देंगे। दिमाग यहाँ पे रखोगे तो बताइए कौन सा वर्ब का तीसरा? V3। तो V3 का दो चार एग्जांपल बोलिए तो। देखिए, जोर से बोलो, इतना धीरे बोल रहे हो तो इसी में आवाज नहीं आ रहा। जोर से बोलो ना। अभी बोला वर्ब का तीसरे फॉर्म का दो चार बोला है एग्जाम्पल, बोलिए दो चार। सुनो करके नहीं बोलता है, बोलो वर्ब का तीसरा फॉर्म का दो चार। बिटेन, हाँ ठीक है। दूसरा बोलो। और गॉन, लुक्ड। अच्छा, हैज, हैव और हैड, इनके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? V3 आएगा। इज, आर, एम और वाज, वेयर, इसके बाद कौन सा वर्ब? V4। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा रूप लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, V1 या V5। बिल्कुल सही। तो V1 से V5 बनाओ तो एगो एग्जांपल दे करके। गोज जी। दूसरा बोलो। अच्छा, आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा रूप लगता है? V2। एग्जांपल बोलो तो एगो दुगो V2 का। जैसे वेंट, हाँ, कम, कैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो समझ गए आप कि इतना टेंस में इससे ज़्यादा क्या है, इसको टेंस में प्रॉब्लम था। अब आप समझ गए नॉर्मली। अब आपको डिस्कस से ही सारा कंक्लूजन निकल सकता है कि क्या प्रॉब्लम। अब टेंस में दिक्कत होगा, क्या क्या हमने कहा, थोड़ा उठ करके बताइए तो। सुन रहे थे ना पूरा चीज़? थोड़ा रखिए साइड में, आइए इधर आइए हमारे पास, बताइए क्या क्या हमने बोला इतने देर में। पकड़िए इसको, बोलिए तो अपने से। टेंस में मैंने क्या क्या बोला है थोड़ा बताइए आप। इज, आर, एम के साथ V4 लगेगा। वाज, वेयर भी ठीक है। दूसरा हैज, हैव, हैड के साथ V3 लगेगा। बिल्कुल सही। हाँ, V3 का कुछ एग्जांपल दीजिए। गॉन और
वांट वांट, वांटेड। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। ठीक है। अच्छा, और कोड वर्ड कुछ मैंने बताया है कि ये कोड वर्ड रहेगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन से कोड वर्ड पकड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ये ये होगा। क्या क्या मैंने बोला, याद है? अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में के लिए पास्ट नहीं, बैठिए। और कोई बता सकते हैं? आप बता सकते हो, उठो उठो ना, उठ के बोलो। चलो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा रूप लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में V2 V2। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा रूप लगता है? V1 या V5। V5 लगता है, बिल्कुल सही। तो V1 से V5 का एक एग्जांपल बोलो तो। जैसे कम के साथ कम्स, गो के साथ गोज, गो का गोज, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताओ, एक मिनट रुको। और एक चीज़ और, बैठो। एक चीज़ और है कि याद रखना कि डू, डज और डिड, ये तीन, ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आ सकता है। डू, डज और डिड, ध्यान रखोगे। डू, डज और डज, जब डू, डज और डिड जब कभी भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज होगा, ठीक है, किसके रूप में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर निगेटिव सेंटेंस, जब कभी भी होगा तो हमेशा इसके बाद वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? वर्ब का V1, ठीक है। और भी एक दो सेंटेंस मैंने कॉमनली कहा है कि दो और सेंटेंस है जिसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एक मैंने सेंटेंस कहा है, जब कभी भी सेंटेंस देखो, इफ आई फिल इन ब्लैंक्स, यदि वह आएंगे तो मैं जाऊंगा, ऐसे करके सेंटेंस अगर रहे, ठीक है। यदि वह यदि वह पूछेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, ऐसे वाला सेंटेंस अगर आपको मिले, ठीक है, तो आप याद रखना कि आप इसको किस तरह के, यदि तुम पूछोगे, ठीक है, तो हम उस जगह पे आप बनाएंगे एक इफ़ वाले सेंटेंस जो होगा, इफ़ के साथ जो कनेक्ट करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या करेंगे? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उस समय आप, यदि आप सेंटेंस कह रहे हो कि यदि तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा, तो इस तरह के सेंटेंस को आप बनाओगे, इफ़ यू आस्क मी, ठीक है, इफ़ यू आस्क मी, कॉमा सेंटेंस में दिया होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, आई विल टेल यू, ठीक है। तो आप आसानी पूर्वक सेंटेंस बनाए। दूसरा सेंटेंस जो होगा उसमें वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, ये फिक्स है आपके एग्जाम में। एक ऑप्शन में क्या होगा कि इधर प्रेजेंट दे दिया होगा तो उधर फ्यूचर वाला ऑप्शन छोड़ देगा, या कभी कभार क्या करता है, फ्यूचर दे देगा तो प्रेजेंट वाला ऑप्शन छोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकता है, ये हो गया। और एक सेंटेंस, एक और है सेंटेंस जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है, हाइपोथेटिकल वाला सेंटेंस, ठीक है। काश ऐसा होता तो मैं ये होता, ठीक है, ऐसे करके सेंटेंस होगा। और सेंटेंस ये अक्सर शुरुआत जो रहेगा वो होगा आई विश से, ठीक है, आई विश से। याद रखना, अक्सर सेंटेंस जो है वो स्टार्ट रहता है आई विश आई वेयर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, ठीक है, तो ये करता। अगर काश मैं एक चिड़िया होता तो उड़ता आकाश में, ठीक है, उड़ पाता। तो ऐसे सेंटेंस आपके होगा। तो इस कंडीशन में हमेशा आई के साथ वाज नहीं बल्कि वेयर लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। इतना ही तो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। इससे ज़्यादा आप सेट में कहीं देखे हो तो हमको बताओ। उसके अलावा अगर होगा तो सिंपल क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा टेंस में तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हाँ, पास्ट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में तुमने पढ़ा होगा कि अगर दो सेंटेंस एक साथ जो होता है कि अगर एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस होगा तो दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है, समझ गए ना बातें। तो इतना चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने सेंटेंस किया होगा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस सब तरह के सेंटेंस आपने देखा होगा। तो वहाँ पे आप एक जो काम पहले हो जाता है, जो काम पहले होगा उसको आप किस में बनाओगे? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद V3, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस को आप किस में बनाओगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इतना है कॉमनली, ठीक है, टेंस से हमारे अकॉर्डिंग टू। इससे ज़्यादा शायद ही क्वेश्चन आपके टेंस में पूछे जाएंगे। अब बात आता है कुछ बच्चों का ये भी दिक्कत है कि वॉइस में दिक्कत है। भाई वॉइस के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पॉइंट से बात कर रहा हूँ,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब पूरे सिलेबस पर चर्चा नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं अभी के एग्ज़ाम में 99%। 4 ऑप्शन गिवन होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें डायरेक्ट मैं जितना कोड बात बता रहा हूँ उसमें डायरेक्ट आपके 3 ऑप्शन कट जाएगा और 3 क्वेश्चन रहता है वॉइस से। 3 से 4 क्वेश्चन तुम देखोगे, देखने को मिल जाता है। 5 से 10 क्वेश्चन आपके 10 से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो 10 और 3 13 और 2-3 क्वेश्चन आपके नरेशन से पूछा जा रहा है, 13 3 16। अब मतलब मुश्किल से हमने 20 या 25 प्रीपोजिशन कराया है, मैक्सिमम 50 करवाए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं कि इसके साथ ये जूनियर सीनियर के साथ टू लगाओगे, ठीक है, किसके साथ क्या लगाओगे, इस तरह के आप सेटिस्फाइड के साथ वर्ड के साथ क्या लगेगा, कई ये सब कॉमनली मैंने कुछ करवाया है 1 से 1.5 पेज में। उसको जाकर के घर पे एक बार रिवाइज कर लो और उसके बाद सेट मारो। केवल सेट मारने से कुछ नहीं होगा। आप जिस जोन में जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को जाकर के देखो और खुद से बेहतर तुम खुद के बारे में तुम्हें कौन जान सकता है कि हमें कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। हमें टेंस में दिक्कत आ रहा है तो स्वाभाविक है वॉइस में होगा ही, सिंपल सी बात है ये। तो टेंस में अगर प्रॉब्लम है, तुम यही नहीं पहचान पा रहे हो कि इसमें क्या, इसका क्या रूल लगेगा, यहाँ पे कौन सी रूल लगी जाएगा, ठीक है, बोलने से तो नहीं हो जाएगा, करना पड़ेगा। तो उसको जाकर के पहले टेंस देखो, तभी तो वॉइस को कवर कर पाओगे। अगर वो देखोगे नहीं, करोगे नहीं, तो फिर होगा कैसे, ठीक है। तो वो जोन को, जिस जोन में लगे हमें यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बनाने में, उसको जाकर के आप देखिए। वॉइस में दिक्कत हो रहा है, प्रीपोजिशन मैंने लिमिटेड 1 से 1.5 पेज में करवाया है, उसको समझाया है कहाँ पे किसका यूज हो रहा है। तो उस प्रीपोजिशन को जाकर के देखो यहाँ पे, तो 3-4 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, जहाँ पे दिक्कत लगे। और लास्ट समय में हमें रिवीजन करना चाहिए, ना कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें बेहतर मार्क्स प्राप्ति कर पाओगे। मैं